हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। आज मैं एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग का टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो मेरा अप्रोच रहता है कुछ रीजनिंग के टेस्ट में कि मैं पहले सारे वन लाइनर क्वेश्चन कर लूँ और फिर इजी पज़ल करूँगा, मॉडरेट पज़ल करूँगा, फिर हार्ड पज़ल अगर टाइम मिला तो परमिट हुआ तो मैं करूँगा। तो इसको ए से एच में जाना है तो ए को एच में जाना है, ए आई में गया, ए एच में जा सकता है, राइट है। सी को आई में जाना है, सी बी में गया, बी से डी, सी जा नहीं सकता, तो ओनली वन ट्रू है। सेकेंड वाले सी को एक्स में जाना है, सी डी में गया, सी बी में गया, ए में गया, वाई में गया, एक्स में गया। ट्रू नहीं है क्योंकि इक्वल टू भी है, तो सिर्फ पहला वाला नहीं हो सकता, सेकेंड वाला हो सकता है, ओनली टू इज ट्रू। पी को ए में जाना है, पी को ए में जाना है, पी क्यू में गया, आर में गया, नहीं जा सकता। पी को ए में जाना है, वो भी नहीं हो सकता है, तो मैं नीदर वन ट्रू रहूँगा। इसमें आप लोग इधर का भी ऑप्शन सोच रहे होगे, बट मेरे ख्याल से मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें, लेकिन इसमें नीदर का ही है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा है इसमें दोनों नेगेटिव कर रहा है कि जो कि रॉन्ग रहेगा। ये थोड़ा मुझे इजी लगा, इसको मैं करूँगा, इसको मैं मार्क और रिव्यू कर रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ 22वें क्वेश्चन पे। ये भी छोटा सा फैमिली फिगर है, इसको भी मैं कर सकता हूँ। आगे बढ़ते 25वां क्या है, ठीक है। ये ऑनलाइन वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली शायद मेरा स्क्रीन बड़ा होने की वजह से इफ़ इज कांस्टेंट टू द ऑल गिवन लेम टू नेवर चेंज प्रीवियस लेटर ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज देन हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म विथ मोर देन नॉन नंबर कांस्टेंट। सी अगर सारे कॉन्सोनेंट को रहते उसको नेक्स्ट लेटर कर दिया जाए और वोवेल्स को उसके प्रीवियस में कर दिया जाए, तो पहले मेरा अप्रोच ये है कि मैं जितने भी कांस्टेंट वाले उसको आगे रखूँ, मतलब एस टी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, आई एक पीछे होगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, ओ एक पीछे एन हो जाएगा, डब्लू वी हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, वी डब्लू हो जाएगा। तो ये उसके हिसाब से ये करना है। अब इसमें मुझे बताना है कि देन हाउ मेनी चेन विल हैव मोर देन वन कांस्टेंट किस में, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, पांचवें में दो दो नहीं, ये नहीं है क्योंकि ओ और यू दो है ना, तो भी नहीं हो सकता। ओ गलत तो नहीं कर रहा है तो आई थिंक ये सेकेंड क्वेश्चन है, फॉल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर विदाउट एनी स्पेस होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को 13 लेटर बताना है फ्रॉम लेफ़्ट से एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से 1 2 3 4 ई, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ऑल द वेल्स आर रिटन टुगेदर फर्स्ट, इफ ऑल द वेल्स आर रिटन फर्स्ट टुगेदर एंड ऑल द कॉन्स्टेंट टुगेदर इन अल्फाबेट देन वी द फॉलोइंग टू द लेफ्ट। ये कह रहा है कि सारे जो वोवेल्स हैं उनको एक तरफ रखना और सारे जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखना है। तो मैं पहले वोवेल्स वाले कितने हैं, ई है, आई है, ओ है, ठीक है, 4 ही है। अब सारे कांस्टेंट वाले मुझे पकड़ने हैं, तो कांस्टेंट में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जाना है, तो सबसे पहले छोटा वाला लूँगा, डी लूँगा। डी है, फिर डी के बाद एन ले सकता हूँ मैं, नहीं डी के बाद एन लूँगा, हाँ एन लूँगा। एन के बाद ट्रिपल एस ले लूँगा, 2 एस है, मेरे को एक एस दिखा नहीं है, बट ट्रिपल एस आएगा और ट्रिपल टी आएगा और वी आएगा। टी और वी को भी लिख सकते हैं उसमें। तो अब इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 7th लेटर कौन सा है, राइट हैंड से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ओ इसका आंसर ओ आएगा आई थिंक। 7th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड उसमें दिख नहीं रहा है, बट मुझे पहले लेफ़्ट से जाना है, फिर उसके बाद उसके और 7th राइट में जाना है, जो कि आप वो पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, इजी था क्योंकि मुझे फ्लोर्स वाले इजी लगते हैं, तो ये एक फ्लोर टाइप्स में ही आ जाता है क्योंकि एक को एक सामान मिलने वाला है, सब लोग एक लाइन से हैं। तो पहले 9 पर्सन है, तो मैं 9 का टेबल बना लूँगा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कह रहा है कि जो पहला सामान है इंसान है वो पहला सामान फर्स्ट लाएगा और जो लास्ट वाला इंसान है वो नीचे है, तो मतलब वो लास्ट में लाएगा। तो मेरा माइंड सेट है कि पहले इंसान को मैं पहले रखूँगा और लास्ट इंसान को फिर लास्ट में रखूँगा। कह रहा है कि बिरयानी और इडली के बीच में एक है, पिज्ज़ा बिफोर इडली, पिज्ज़ा इडली से पहले आएगा। द नंबर ऑफ फूड बोट बिफोर पिज्ज़ा इज सेम एज द, ठीक है। जो पिज्ज़ा के पहले जितने फूड आए गए हैं वो डोनट्स के बाद भी उतने आए, मतलब पिज्ज़ा के पहले अगर 2 लोग हैं तो डोनट्स के बाद भी 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया भी ठीक है। डोसा इज 6th फूड टू बी बॉट, ये हमको एक सीधा स्टार्टर मिल गया है, तो हम लोग डोसा 6 पे डायरेक्ट बैठा सकते हैं। फिर उसके बाद नूडल्स बॉट ऑन द ओड पोजिशन आफ्टर डोसा, तो अगर डोसा 6 पे है तो ओड पोजीशन पे ही हम रख सकते हैं नूडल्स को, तो नूडल्स या तो 7 पे हो सकता है या तो 9 पे हो सकता है।
2 चॉइस हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर चाहिए तो आप फटाक से अगर 2 चांसेस लगा के बनाओगे तो ईज़ी भी पड़ सकता है आप लोगों को, जो कि मैं यहाँ पर किया हूँ। फिर इसके बाद था ओनली 3 फूड आइटम्स बोर्ड बिटवीन नूडल्स एंड आइसक्रीम। हाँ, अब ये नूडल्स और आइसक्रीम के बीच में 3 लोग को बैठा दो, तो नूडल्स पहले वाले में 7वें पे, तो 1, 2, 3 तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम और फिर नूडल्स इधर 9वें पे, तो 3 को बैठाएँगे, तो पहले तो नंबरिंग कर लूँ, नंबरिंग मुझे दिख नहीं रहा है। 3 पे है तो 1, 2, 3 5वें पे हो जाएगा आइसक्रीम हमारा। फिर उसके बाद बोल रहा है बिरयानी बॉट ऑन द इवन नंबर पोजीशन इमीडिएटली बिफोर बर्गर बट नॉट ऑन 8 पोजीशन, ठीक है। बिरयानी कह रहा है कि इवन नंबर पोजीशन पे बॉट किया गया है बट नॉट ऑन द 8 पोजीशन, मतलब बिरयानी 8 पोजीशन पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिरयानी अगर 8 पोजीशन पे नहीं हो सकता एंड बोट ऑन इवन नंबर, तो मतलब बिरयानी 4th पे होगा और उसके बीच में एक बर्गर आएगा और डोसा होगा, इडली होगा। बिरयानी और इडली का जो हम लोग को स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन मिला था, इधर भी बिरयानी और एक छोड़ के ऊपर इडली आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, लास्ट में 2 बचे हैं। तो यही वाला बच गया है ना कि ये पिज़्ज़ा के पहले जितने रहेंगे वो डोनट्स के बाद भी उतने लोग रहेंगे। तो अगर पिज़्ज़ा को कहीं पोजीशन मिल रहा है तो अगर मैं पिज़्ज़ा को लास्ट में ले लूँ तो डोनट भी मेरे पास लास्ट में एक ऑप्शन बन जाता है। अगर पिज़्ज़ा इधर हो गया तो यार डोनट्स में लास्ट में नहीं रख सकता, जिसकी वजह से पूरा गलत हो जाएगा। ये वाला मेरा ख़त्म हो गया, एक बचा है, जो भी रहेगा मैं करूँगा। मैं डायरेक्ट आंसर टिक करता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम लिटिल बिट ले लिया हूँ, मेरे को इसको 2 मिनट में कर लेना चाहिए था। आई एम प्रीटी श्योर हो जाना चाहिए था। थोड़ा मैं हिचकिचाया हूँ करने के लिए, यही है कि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की भी और ज़रूरत है पजल्स में। फाइंड ऑड वन आउट पिज़्ज़ा आइसक्रीम, ठीक है, अब आंसर निकल गया है। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिमेनिंग वंस। तो आइसक्रीम और डोसा गैप नहीं बना रहे थे एक एक का। द नंबर ऑफ फूड आफ्टर बिरयानी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश बॉट बिफोर समथिंग। तो बिरयानी से पहले जो था वो बर्गर से भी पहले है। हाँ, कितने लोग हैं बिरयानी के पीछे और उतने लोग हैं बर्गर। कौन कितने, 3 लोग बिरयानी है तो बिरयानी के पहले 3 लोग हैं, तो डोसा के बाद भी 3 लोग हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू। मैं इसमें 3 फूड बॉट ऑन आफ्टर बिरयानी नहीं, गलत है। द 2 फूड बॉट बिटवीन डोसा एंड डोनट्स परफेक्ट राइट है। ये हो गया, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन का है, मैं फटाक से कर लेता हूँ क्योंकि छोटा ही है। करते वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इजी है। और अगर आप इसमें 1-1.5 मिनट लेते हैं, मोस्टली अगर आप 2 ले लेते हैं क्योंकि आपको 3 मार्क्स मिल रहा है तो भी वेल एंड गुड, बट ट्राई कीजिए कि 1.5 मिनट में हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी खाता है अगर रूट में आंसर आने वाले रहेंगे तो। ठीक है, ये सब ईजी है। H1 H8 के साउथ में है। H3 वाला, अब सीधा मुझे H1 और H2 का देखना है। सी तीसरे वाली लाइन में H4 इज़ 3 मीटर ईस्ट ऑफ H2, तो मतलब मुझे H3 में मिल गया। और उसके बाद मुझे देखना है कि और क्या मिल सकता है। जैसे H1 और H2 के बीच में H5 है तो मैं H5 को पुट कर सकता हूँ। और उसके बाद बचा हुआ क्या है हमारा, क्या और पॉइंट है जो उसके सिमिलर मैच खा रहा है। H3 भी मिल गया क्योंकि H3 और H5 का रिलेशन था। अब H3 और H5 का रिलेशन हो गया। अब इसमें से मैं H7 और H4 का भी रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास H4 है तो H7 उसके 4 मीटर नॉर्थ में बैठा हुआ है। H7 भी आ गया। अब लास्ट वाले पॉइंट से मैं ये लिख सकता हूँ कि H7 इज़ एग्जैक्टली बिटवीन H8 एंड H9। अब डिपेंड करता है H8 और H9 किधर है, तो उसके ऊपर एक लाइन दी है कि H8 इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ H9। तो मुझे यहाँ पर ये आंसर ख़त्म कर देना चाहिए, बट आई टुक अ लिटल मोर टाइम देन दैट बिकॉज आई गॉट कन्फ्यूज देयर। I have to avoid this blunder. It only happens after doing multiple times of revision and doing lots of practice of each particular questions. So ये H8 को 8 मीटर वेस्ट ऑफ H9 बैठाना था और मेरे पास ऑप्शन भी था कि H7 एग्जैक्टली बिटवीन H8 एंड H9 है। मतलब अगर मैं H7 को वहाँ रख के और ये दोनों को साइड में H8 H9 कर देता तो भी हो जाता। सी मैंने टाइम लिया, स्टिल आई डिड नॉट डिड दैट पार्ट ऑफ पुटिंग H8 एंड H9, और फिर मैंने ब्लेंडर ऑप्शन टिक किए जो कि अवॉइड किया जा सकता था। और मुझे 1 मिनट 30 सेकेंड पे ही स्टार्ट कर देना चाहिए था ऑप्शंस में आंसर करने के लिए, बट स्टिल आई टुक अ टाइम एंड आई जस्ट क्यूरियस कि हाउ आई विल नॉट बी एबल टू गिव द पोजिशंस ऑफ H8 एंड H9 कैसे होगा। बट इट्स वेरी सिंपल। H7 को एग्जैक्टली हम लोग को मिडल में बैठाना था H8 एंड H9 में। सो आई गॉट दैट पॉइंट कि नहीं छोड़ो जो भी है, नाउ टुक द आंसर 5 मीटर। ये हो गया। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय H8 एंड H3। H8 से और H3 से H8 में आने में कितना लग रहा है, तो H8 मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजिंग में था तो भी मैंने 10, 5, 15 करके 14 मीटर टिक कर दिया इसका आंसर।
ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है H9 इज़ इन डायरेक्शन टू H2। अब H9 पूछ रहा है किस डायरेक्शन है H2 में, तो सिंपल से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, अभी 1 से 5 वाला है, इजी है। फ्लोर वाले क्वेश्चन जैसे कि मैं बताऊँ मुझे इजी रहते हैं, तो मैं फटाक से करना चाहूँगा। 6 से लेके सीधा 1 तक 6 फ्लोर करना है, और ये बहुत ईजी था रियली। मैंने अगर इसमें 2 मिनट लिया है तो इट इज़ वेल एंड गुड। सी एंड एक्स नॉट फ्रॉम इंडिया एंड नन ऑफ देम लाइज फ्रॉम 6th फ्लोर। सी और एक्स ना तो इंडिया से, ना तो वो लोग 6th फ्लोर पे रहते हैं। एक्स इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड लाइज सी। डायरेक्ट जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं यू कैन नोट इट डाउन डायरेक्टली। जैसे एक्स इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड इज़ लाइज ऑन 3rd फ्लोर, तो आई गॉट दिस पॉइंट। तो मैं फटाक से एक्स को जर्मनी बैठाऊँगा और 3rd फ्लोर पे भी उसको बैठा दूँगा। उसके बाद एन इज़ फ्रॉम इटली एंड लाइज ऑन द फ्लोर 4। ये भी 5th फ्लोर वाला भी मैं भर सकता हूँ एन इटली के साथ। वी लाइज अबव फ्लोर बी। ठीक है, ये पॉइंट को कंसिडरेशन में रखा जाएगा कि वी हमेशा फ्लोर बी के रखा जाता, मतलब बी छठे पे नहीं आ सकता, बी दूसरे पे नहीं आ सकता। ऑलरेडी था बी चौथे पे आ गया, तो वी को हम लोग छठे पे बैठा सकते हैं। ठीक है, वी द वन हु फ्रॉम रसिया, सेकेंड वाले को रसिया में बैठा सकते हैं। वी अदर लाइज ऑन 6th फ्लोर ऑन 1st फ्लोर बिलोंग्स टू जापान। 1st फ्लोर पे नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग को बी के ऊपर रखना है, तो वी पक्का हमारा छठा प्लेस रहेगा। एम रसिया से नहीं, मतलब एम को 2 में नहीं बैठा सकता, मैं एम को 1 में बैठा सकता हूँ। ये भी एक पॉइंट है मेरे पास। द वन हु इज़ फ्रॉम चाइना लाइज जस्ट बिलो 1 फ्रॉम रसिया। तो अगर रसिया सेकेंड पे है तो चाइना वाला नीचे होगा 1st फ्लोर पे, तो मैं पहले वाले को एम चाइना फिल कर सकता हूँ, और जो मेरा लास्ट में 4 बचता है वो बी और इंडिया बच जाता है, क्योंकि वो लोग बी फ्रॉम इंडिया था और वो 2nd फ्लोर और 6th फ्लोर पे नहीं रहता था। हो गया मेरा। कौन 1st फ्लोर पे रहता है? एम रहता है 1st फ्लोर पे। द पर्सन हु लाइज ऑन 6th फ्लोर फ्रॉम विच कंट्री? 6th फ्लोर वाला जापान से है। हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन वी एंड द पर्सन? संबंधित व्यक्ति किस बीच के व्यक्ति के प्रतीक है? कितने लोग उसके बीच में? नन। मतलब वी के ऊपर कितने लोग बैठे? कोई नहीं बैठा है, तो नहीं 3 लोग बैठे, वी और रसिया के बीच में पूछा था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर बी लाइज? बी चौथे पे रहता है। इन सर्टन वे वी एक्स से रिलेटेड है, वी इंडिया से रिलेटेड है, एक्स चाइना से रिलेटेड है। ऑन द सेम फॉलोइंग एन इज़ रिलेटेड टू? एन किससे रिलेटेड होगा? एन हमारा चाइना से, जर्मनी से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक का गैप बना के रखना था। कोड वाला क्वेश्चन है, 1-1.5 मिनट में इसको भी करके हम लोग एक और पजल को सॉल्व कर सकते हैं विथ 3 मिनट मार्क्स वाला। तो ये पूछा है कि मॉर्निंग का कोड क्या है। मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। कुछ लोगों का वो स्टेप से इसको करने का कि सारी चीज़ों को एक साथ लिख देने का, फिर उसको पॉइंट आउट करके हर एक को कट करके डायरेक्ट निकालने का। पर मेरा मानना है कि अगर क्वेश्चन में मुझे मॉर्निंग पूछा है तो मैं डायरेक्ट मॉर्निंग पे अटैक कर सकता हूँ और उसको शायद और जल्दी में सॉल्व कर सकता हूँ। इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं है, बिकॉज मॉर्निंग और मॉर्निंग दोनों दिया है, तो मॉर्निंग का ज़्यादा से ज़्यादा दे या ना, ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। फिर दे ना मतलब ना आंसर हो सकता है मॉर्निंग का। वॉक वाटर पूछा है, तो वॉक का हो जाएगा, मॉर्निंग का हो गया ला, वॉक का हो जाएगा वाटर इज़ गोइंग गुड टू यू, साना। वॉक वाटर इज़ साना, बिकॉज मॉर्निंग इज़ गुड मैंने हटा दिया, इज़ गुड का देना हट गया और मॉर्निंग का ला हट गया, तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ सा और ना बचा। आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ब्लंड ना हो जाए, मतलब एक अच्छा खासा मार्क्स कट सकता है, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ इट। साफ हाथ है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कॉल्ड एज ए डी? डे से कौन था? तो मैंने ऑलरेडी किया था, इज़ गुड या तो ईज़ हो सकता है या गुड हो सकता है, तो मैंने गुड का देखा तो गुड ना पे जा रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन यही बचा था कि ऑफकोर्स इसका आंसर ईज़ होगा, तो ईज़ इज़ द आंसर ऑफ इट, बट आई एम जस्ट चेकिंग श्योर ऑफ इट। ये भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब इज़ अ ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है जो थोड़ा फ्लोर टाइप रहते हैं, तो ये भी मुझे पसंद है। मैं फटाक से जनवरी 2 डेट्स हैं, 4 महीने हैं, 8 लोग हैं, तो जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर का कॉलम बनाना है। फिर दोनों डेट्स को 14-27 को मैं 2 बार रख के 2 ऑप्शंस करता हूँ। मेरा स्ट्रेटजी पहले तो यही करने का कि एक साथ मैं 2 लोगों को एक साथ लेके चलता हूँ ताकि मुझे ऑप्शंस बैठाने में इजी पड़े और मैं फटाक से एक को काट के दूसरे पे चढ़ जाऊँ। ये नहीं कि अगर एक में मेरा किसी ऑप्शन में फंस गया तो मुझे दूसरा बनाना बैठना पड़े, तो वो चीज़ को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो क्यू टेक्स द टेस्ट ऑन एन इवेंट नंबर डेट ऑफ अ मंथ विच कंटेंस एन इवेंट नंबर ऑफ डेट्स, मतलब क्यू हम लोग को 14 में और 14 तारीख को ही जाएगा और वो 30 या सितंबर में से
अप्रैल या सितंबर में से किसी में एक जा सकता है। अगर क्यू एक बार अप्रैल में जाएगा तो दूसरी बार सितंबर। सी मेरे पास 2 ऑप्शन था, दोनों में बैठा दिया, मतलब मुझे पहले पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओ टेक्स इमीडिएटली आफ्टर टी, टी हु टेक्स द टेस्ट ऑन 14 एदर ऑफ अप्रैल और दिसंबर। टी या तो 14 अप्रैल को लेता है या 14 दिसंबर को लेता है। तो यहाँ पर 14 अप्रैल का खाली जगह नहीं था, तो मैंने 14 दिसंबर डाल दिया, ये फिल हो गया। अब ये वाले में मेरे पास 2 ऑप्शन था, टी 14 भी ले सकता था, तो मैंने बोला कि भाई तीसरा भी बना के रख देते, मे भी तीसरा वाला मुझे हेल्पफुल कर दे। तो या आई नो ये थोड़ा मेरा टाइम लिया, बट ये है कि मुझे इससे बहुत हेल्प हो जाता है और मेरा फटाक से आंसर आ जाता है। इसमें मैं एक में टी को 14 में बैठा दूंगा और एक में टी को मैं 30 अप्रैल में बैठा दूंगा और उसके आगे इमीडिएटली मैं ओ भी बैठा दूंगा। तो मुझे सेकेंड लाइन भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोनों ऑप्शन एक साथ बैठ जाएंगे। उसके बाद ओनली 1% टेक द टेस्ट बिटवीन एन एंड द ओ। एन और ओ के बीच में एक को बैठाना है, तो ओ के पास जैसे 2 पोजीशन, मतलब नहीं बैठ सकता, तो आई हैव टू रीड आगे का ताकि कुछ और पॉइंट मिल सके। एस टेक द टेस्ट ऑन एन इवन नंबर डेट विच कम्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ओनली पी टेक द टेस्ट। पी जो टेस्ट लेता है वो इवन नंबर पे लेता है और उसके पहले ठीक है। इससे क्यू डजन टेक टेस्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल और दिसंबर। सी क्यू अप्रैल या दिसंबर में नहीं ले सकता, तो सी देखो मेरा पहला वाला इसी का रही है, अप्रैल में और दिसंबर में क्यू टेस्ट नहीं देता है, तो क्यू के पास सिर्फ ऑप्शन है सितंबर में देने का, जो कि मैंने बैठा के रखा है। अब मेरे पास 2 बचे हैं ऑप्शन, सेकंड वाला और थर्ड वाले, ये दोनों में से मैं फिलअप करता हूँ। एंड टेक द टेस्ट इन द सेम मंथ एज आर। सी एन को वहीं बैठाना है जहाँ 2 प्लेस खाली हो, ताकि मैं आर को भी वहाँ बैठा सकूँ। तो ओ को अगर मैं इसके वाले ऊपर बैठाता हूँ तो आर नहीं बैठ सकता, तो इसलिए एन वहाँ आ जाएगा और आर उसके पहले आ जाएगा। और जो उसके बाजू वाला है उसमें भी अगर नीचे बैठा देता तो आर को पोजीशन नहीं बनता। आर की वजह से मुझे हेल्प हो गया कि मैं एन और आर को एक साथ बैठा पाया। एम टेक द टेस्ट इन द सेम मंथ एज क्यू। एम सेम मंथ एज अ क्यू देता है, तो ये वाला भी ऑप्शन फिलअप हो गया। फिर पी टेक द टेस्ट ऑन द लास्ट डेट अवेलेबल। लास्ट डेट कौन सा अवेलेबल होता है, ऑफकोर्स एक ऑप्शन दिया है, ये वाले में नहीं हो सकता, तो मेरा सेकंड वाला ऑप्शन भी कट गया। फिर हु टेक द टेस्ट ऑन 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को किसने टेस्ट दिया था, ओ ने दिया है। हु टेक द टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ओम के बाद चू दिया है टेस्ट। हम लोग को लास्ट थर्ड वाला देना है, INTOQM और एक बचा हुआ SP है। द नंबर % टेक टेस्ट बिटवीन T and S। T और S के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। द पेयर विच टेक टेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में Q और M ले रहे हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लास्ट पर्सन टू टेक द टेस्ट, ठीक है, M ले रहे हैं, ये भी हो गया। मुझे कोई एक छोटा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2 मिनट का टाइम है। ये वाला मैं कर सकता हूँ, ट्राई करूँगा। मैं थोड़ा सा गाइड कर दिया, बट 2 मिनट बहुत सफिशिएंट था। आई कुड हैव ब्रेक इट, मुझे ब्रेक कर देना चाहिए था इस पजल को सिंपली, बट I think I was not able to do at that time. I don't know why, but it's simple. See, I know family diagram था, 3 ही मार्क्स मुझे मिलते, 22, 23, 24, 3 मार्क्स, बट 3 मार्क्स में ये 2 मिनट में ईजिली कवर कर सकता था। सी मेरे पास एक ऑप्शन था एक और पजल का, वो भी बहुत ईजी था, वो लेटर मैंने रियलाइज़ किया, बट ये है कि मुझे मैं ये भी कर सकता था, और अगर ये मैं कर लिया होता तो इट विल हैव बी गुड फॉर मी ओनली। तो देयर आर 9 मेंबर पर्सन फैमिली, ठीक है, 3 फैमिली। अरुण एंड भानु आर द ओनली डॉटर्स इन लॉ ऑफ चनू, ठीक है। अरुण और जो भानु है वो चनू की डॉटर्स इन लॉ है, मतलब चनू को 2 बच्चे होने वाले, दोनों लड़के होंगे और दोनों की बहू भी हैं। उसके बाद द ओनली डॉटर हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ द्रविड। जो चनू है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ द्रविड की भी है, मतलब ऑप्शन ये हो सकता है कि चनू का कोई भाई हो और उसका किसी लड़की से शादी हो, या चनू खुद के हस्बैंड से शादी हो और उस हस्बैंड का एक भाई भी हो। सो ड्रेविड इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ ईसा। सी ड्रेविड सिस्टर है तो ईसा उसकी सिर्फ एक ही बहन है, तो ईसा मतलब चनू की हस्बैंड हो गई। और ईसा हैज़ नो ब्रदर, ईसा के पास कोई ब्रदर नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स ईसा के पास ब्रदर नहीं है, ही हैज़ ओनली 1 सिस्टर, दैट इज़ ड्रेविड। फरहान एंड गौतम आर द सन्स ऑफ हेमा एंड इजाबेला रिस्पेक्टली। सी आई गॉट कन्फ्यूज टू सेटल दिस पॉइंट डाउन, बट बहुत सिंपल था कि फरहान एंड गुलाम को सन्स ऑफ हेमा और इजाबेला थे। सी हेमा और इजाबेला 2 मेंबर बच गए। इजाबेला अगर भानु से मैरिज नहीं की तो इजाबेला मतलब अरुण से शादी की, और जो हेमा बच जाती है वो भानु से शादी की, और वो दोनों के बच्चे हैं, एक का नाम है फरहान और एक का नाम है गौतम। तो गौतम ईसा का हो जाए, इसाबेला का हो जाएगा, और फरहान जो है वो हेमा का हो जाएगा और भानु का हो जाएगा। देर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। चानू हैज़ नो सिबलिंग्स, चानू के पास कोई सिबलिंग्स नहीं। हाउ इज़ हेमा रिलेटेड टू अरुण, हेमा ब्रदर इन लॉ है। हाउ ईसा रिलेटेड टू फरहान, ईसा फरहान से कैसे रिलेटेड है। ईसा इज़ द
ग्रैंडफादर, नो अंकल। ईसाबेला की बात नहीं की थी उसने, ईसा की बात की थी। कन्फ्यूज़न की वजह से आई चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन देयर, आई कैन सी इट नाउ। हाउ इज़ डेविड रिलेटेड टू ईसाबेला? डेविड उसका सिस्टर इन आंट, ऑफ कोर्स उसका वो भाई फादर है तो उनकी वो आंट बनेंगी। आई डोंट हैव टाइम, आई एम गोइंग टू सबमिट इट। सो मैंने स्कोर किया है कुछ 26.25। ओके, फेयर इनफ है। वी कैन ईजिली स्कोर 30 मार्क्स हियर। See, I am not able to score 30 marks because of doing 3 questions I think wrong, because I got only 90% accuracy. थोड़ा और किया जा सकता था इसमें। 26.25, रैंक 3241 है। पेन ले लेते हैं। सो वी कैन एबल टू ड्रॉ समथिंग इफ़ यू वांट। तो गाइस वीडियो तो मॉक्स का हो गया है, बट अगर आपको एनालिसिस देखना है तो यू कैन कंटिन्यू। सी 3 क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गए, इट इज़ वेरी बैड। 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग नहीं होते तो 0.66 मतलब 27 मार्क्स ईजिली मैं इसमें कर लिया होता। मुझसे सिर्फ एक पज़ल छूटा है, वही 5 मार्क्स वाला। अदरवाइज़ 30 मार्क्स विल हैव बीन अचीवेबल इन दिस मॉक, इन दिस सेक्शनल मॉक ऑफ रीजनिंग टेस्ट ऑफ SBI क्लर्क। तो पहला वाला 5 क्वेश्चन मेरा राइट ही है। ओके, ये लास्ट में ठीक है। अगर किसी को करना है सी, ये वाला मेरा 23वां वाला रॉन्ग हो गया था, और 33वां भी रॉन्ग हो गया था। इसका आंसर 9 मीटर आएगा ये, क्योंकि मैंने वो थोड़ा गलत बैठा दिया था। अगर आपको डीप एनालिसिस किसी भी मॉक का चाहिए रहेगा, यू कैन कमेंट ऑन डाउन, वी विल अरेंज दैट वीडियो फॉर यू, बिकॉज सम पीपल वांट्स ओनली मार्क्स एंड मॉक्स। सो ठीक है। और ये एक मॉक पज़ल जो छूट गया था मैंने दिखा दिया। अगर किसी को सॉल्व करना है यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, और फिर उस पर रिलेटेड कुछ सॉल्व हुआ, आंसर नहीं आया तो यू कैन कमेंट ऑन दैट ऑल्सो, एंड वी विल अरेंज दैट थिंग ऑल्सो फॉर यू। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन।